गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था मुगल एम्पायर के बारे में। इसमें हमने इनके जो शासक थे इनके बारे में हमने जाना था, कौन कौन इनके इम्पोर्टेंट रूलर्स थे। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाउ डिड द मुगल एडमिनिस्ट्रेट देयर एम्पायर। ओके, ये अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करते थे ना, कैसे चलाते थे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानसब्दरी सिस्टम के बारे में। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वास्ट एम्पायर कॉल फॉर एन एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी। सिंस हमने पेज नंबर 40 में हमने एरिया देख रखा है मुगल एम्पायर का कि कितना वास्ट एरिया है, तो ऐसे एक एम्पायर को सिस्टमैटिकली चलाने के लिए हमें एक अच्छी आर्मी की रिक्वायरमेंट होगी। देयरफॉर अकबर इंट्रोड्यूस द मानसब्दरी सिस्टम। तो इसी वजह से अकबर ने एक मानसब्दरी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। According to this system, every noble or officer was given a mansab or a rank and are called mansabdur. अब जितने भी नोबल्स या ऑफिसर्स होते थे उनको एक रैंक दी जाती थी, एक ओहदा दिया जाता था, डिपेंडिंग कि उनका काम किस तरीके से है। ओके, मानसब्दर्स वर ग्रेडेड अकॉर्डिंग टू देयर रैंक, सैलरी एंड मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और इसमें चीजें जो जिस चीज से जिसको भी रैंक दी जाती थी डिपेंड करता था उसकी उसी रैंक के डिपेंडेंट उसकी सैलरी भी होती थी। और जो ये सब डिसाइड कौन करता था कि वो कितनी मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है, यानी कि सेना की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा है। ओके, द रैंक एंड द सैलरी ऑफ मानसब्दर डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ जाट। द हायर ऑफ द जाट, द higher was the rank and salary of mansabdar. According to their rank, the mansabdar maintained a particular number of क्लेवरी मैन और सवर अंडर देम। अब क्लेवरी मैन वो होता है यानी कि जो घोड़सवार होते हैं, एक पैदल सवार सेना होती है, मतलब और एक हाथी पर सवार होकर सेना होती। तीन टाइप की सेना उस समय ज्यादातर चलती थी, पैदल सवार, क्लेवरी मैन और क्लेवरी मैन और एक और मुझे अभी नाम ध्यान नहीं आ रहा है। ओके, तो क्लेवरी मैन जो ऐसा पर्सन था जिसके पास जो कि घोड़सवार योद्धा होता था या सैनिक होता था। ओके, तो इनकी रैंक इस हिसाब से डिसाइड करती कि कितने किसी मेंबर के पास या जो मानसब्दर है उसके पास कितने घोड़सवार हैं, उस हिसाब से उनको रैंक दी जाती थी। In order to prevent any malpractice by the Mansabdar, Akbar kept a regular check on the number of horses maintained by his Mansabdars. और कोई इस बात की गड़बड़ ना करे, इसलिए अकबर जो है वो टाइम टू टाइम इनके रिकॉर्ड चेक करता था कि कितने मानसब्दर के पास अब कितने घोड़े रह गए हैं। ओके, मानसब्दर्स रिसीव्ड लैंड और जागीर्स फॉर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज समवट लाइक द एकतास। अब इन मानसब्दर्स को इसके साथ साथ लैंड भी दिया जाता था जिसको कि कहा जाता है जागीर। ओके, However, unlike Muqtis, Mansabdar did not administer their jagirs or reside in them. हालांकि उनको जमीन दे दी जाती थी पर लेकिन उस पर वो रहते नहीं थे, ना ही उस पर शासन करते थे। ओके, वो उनका काम करता था, जितने भी पीजेंट्स होते थे, फार्मर्स होते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करना है ना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। ओके, और वही उनकी सैलरी होती थी। फिर उसके साथ साथ जागीर गिवन टू द मानसब्दर नॉन हेरिडेटरी एंड नॉन ट्रांसफरेबल। जो भी अगर हमें बात करूँ कि जैसे किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को जागीर दे दी गई तो ऐसा नहीं है कि वो उसके बेटे को मिल जाएगी, नहीं। वंस उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया उसके काम का या फिर वो मर जाता है, उसके बाद वो वापस राजा के पास वो जागीर वापस चली जाती है। वो ऐसा नहीं है कि उसका बेटा उस पर रूल करेगा या उसका बेटा उस पर टैक्स कलेक्ट करेगा। वंस आपका काम खत्म हो गया तो वो आपसे वो जागीर छीन ले जाती है, ना ही आप वो किसी और को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। दे were carefully evaluated during Akbar reign so that the value of Jagir was equivalent to the salary of मानसब्दर। और कहीं ना कहीं अकबर उस समय इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे कि मानसब्दर प्रॉपरली जो भी मतलब जितने घोड़सवार है उस हिसाब से उसको जागीर दी जा रही है, नहीं दी जा रही है, या अपनी सैलरी होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा जागीर दे दी पर सैलरी उसको कम देनी चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते थे। However, by the time of Aurangzeb came to the power, it was noticed that the revenue from the Jagirs given to the Mansabdar was lesser than देयर सैलरीज। पर लेकिन समय बीतने के बाद जब औरंगजेब जब रूल करना है तब इस बात का ध्यान दिया गया कि जिस जागीर से मानसब्दर्स को पैसा मिल रहा था वो उनकी सैलरी से बहुत ज्यादा कम मिल रहा था, जिसकी वजह से मानसब्दर्स को
ना चाहते हुए जागीर में से वहां पे करप्शन करना पड़ा। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू फार्मर्स से मांगना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनको सैलरी इस बेसिस पे मिलती थी, जागीर से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उसी बेसिस पे उनको सैलरी मिलती थी। पर लेकिन सिंस उनको जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे उनसे इतनी अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ सैलरी नहीं मिल पाने की वजह से अब वो किसको परेशान कर रहे थे, उनके फार्मर्स को परेशान कर रहे थे। जो फार्मर्स होते पीजेंट्स होते उनसे ज्यादा पैसा मांग रहे थे उनकी जागीर के ऊपर। During the last term of Aurangzeb reign, when it is difficult to exercise control over increasing rebellious mansabdars, the restriction of minimum revenues from their jagirs caused a lot of suffering among the peasants. और during the last period of Aurangzeb rule करता उस समय सबसे ज्यादा परेशानी किनको, लोकल फार्मर्स से छोटे फार्मर्स को, जो कि इन लैंड की वजह से रिवेन्यू पे करते थे मानसबदर्स को उन जागीर पर, जिससे कि फार्मर्स को बहुत ज्यादा पे करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई थी, जमींदार्स एंड जब्त। ओके, द टैक्स कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट वाज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फ्रॉम द मुगल्स। मुगल्स का सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम यानी सबसे ज्यादा पैसा कहां से जनरेट करते थे, जो टैक्स पे करते थे, कौन, फार्मर्स। ओके, टैक्स कलेक्ट बाय द इंटरमीडिएट कॉल जमींदार। और इन टैक्स को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किनके ऊपर थी, जमींदार्स के ऊपर, जो कि राजा और फार्मर्स के बीच में रहता था, मीडिएटर था, जो कि फार्मर्स से टैक्स कलेक्ट करता था और टैक्स कलेक्ट करके वो फिर राजा को दे देता था। ओके, जिसमें से उसका कुछ पोर्शन, कुछ परसेंटेज ऑफ पार्ट उस टैक्स में से उसकी सैलरी भी होती थी जमींदार की। In order to determine the tax to be levied on each crop, Akbar revenue minister Toderman conducted a survey and collected the data on the crop rates, prices and areas cultivated for a 10-year period. The tax on each group in cash was fixed based on this data. Every province was divided into revenue circles with its own schedule of individual rates for individual crops. This revenue system was called Zabt. अब जब्त रेवेन्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग उनकी एक मिनिस्टर थे तोदरमल, उन्होंने सर्वे कराया कि पिछले 10 साल में आपने कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की है, आपके पास कितना एरियाज ऑफ लैंड है, कितनी यहाँ पे उपजाऊ क्षमता है, कितना वो क्रॉप्स उगाते हो, कितनी उग जाती है एक पर्टिकुलर लैंड में, उस हिसाब से फिर वहां पर रेट इंडिविजुअल डिफरेंट क्रॉप्स के हिसाब से लोग डिफरेंट रेट्स कैलकुलेट करके रखते थे कि आपने ये क्रॉप लगाई तो आपको इतना टैक्स पे करना पड़ेगा, आपने अगर ये क्रॉप लगाई आपके जमीन के हिसाब से ये टैक्स पे करना पड़ेगा। इस सिस्टम को हम बोलते हैं जब्त सिस्टम। This revenue system was called Zabt. Zabt could not be implemented in provinces such as Gujarat, Bengal, where surveying land was difficult. हालांकि गुजरात और बंगाल इन दो जगह पर सर्वे नहीं कर पाए थे क्योंकि वहां पर सर्वे करना मुश्किल था। okay? इस वजह से जब्त सिस्टम केवल गुजरात और बंगाल में नहीं लागू किया गया। The peasants were the worst sufferers under the exploitative and corrupt system where Mughal officials could be bribed to pay to fix higher taxes and rates on the crops. Zamindar would exploit the peasants to gain maximum profit from the land under their control, thereby leaving little for the peasants themselves. Sometimes the peasants and Zamindar together rebelled against Mughal officials who surveyed the land and fixed the high revenue. Towards the end of the 17th century, the peasants' revolts grew in the number and threatened the stability of the Mughal Empire. और शायद कहीं ना कहीं ये कारण भी यही था कि सबसे ज्यादा सफर जो करा था मुगल साम्राज्य में वो करा था फार्मर्स ने, क्योंकि जमींदार भी उनसे हाई टैक्स ले लेते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को खुद नहीं पता होता था कि जमींदार कितना टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो ऑफिसर सर्वे करने जाते थे, उनके जो ऑफिशियल सर्वे करने जाते थे, वो जानबूझ के हाई टैक्स किसी क्रॉप्स पे लगा देते थे, जिससे कि फार्मर्स को ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। जो ऊपरी कमाई होती थी वो इनके ऑफिशियल से लेते थे और बाकी जो राजा के हिसाब से जो डाटा जाता था उसके हिसाब से अलग टैक्स पे करते थे, जिसकी वजह से काफी कुछ रिबेलियन यानी कि काफी कुछ विद्रोह देखा गया 17th सेंचुरी के एंड में आते आते, कि बहुत सारे फार्मर्स ने मुगल एम्परर एज वेल एज उनके ऑफिशियल्स के अगेंस्ट विद्रोह किया था, रिबेल किया था। What were the important policies introduced by the Akbar? अकबर ने कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की गई थी? ओके, मोस्ट ऑफ आवर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मुगल एम्पायर कंटिन्यूज फ्रॉम द मैन्युस्क्रिप्ट्स रिटन टू द रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ द मुगल एम्पायर. Akbar assigned this important task to Abu Fazl, who presented his records as Akbarnama. मुगल एम्पायर में सबसे ज्यादा जो हमें पता चलता है कि इन्होंने इतने सारे काम कैसे करे, इनका एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज कैसे की, उसका वजह ये है कि हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल है जो कि अबू फजल ने लिखी थी। अकबर ने जो जो काम टास्क करे हैं उनके बारे में लिखा है, जो कि खुद अकबर ने अपॉइंट किया गया था अबू फजल को कि अकबरनामा करके एक बुक लिखी जिसमें आप मेरी जो भी मैंने काम किए उसके बारे में आप उसमें जिक्र करें। द अकबरनामा कंसिस्ट ऑफ 3 वॉल्यूम्स। अकबरनामा के 3 वॉल्यूम्स हैं, मतलब 3 पार्ट्स हैं, 3 बुक्स हैं।
द फर्स्ट वॉल्यूम गिव डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट अकबर एंसेस्टर। पहली वॉल्यूम जो है वो अकबर के पुरखों के बारे में पूरी डिटेल देती है। द सेकंड लिस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग अकबर रेन एंड थर्ड वन इज द रिकॉर्ड ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो सेकंड वाली है वो उसने इंपॉर्टेंट इवेंट्स कहाँ का उसने बैटल लड़े या फिर कौन कौन से समारोह उसने करे, जो भी उसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे उसके लाइफ के, वो उसमें जिक्र है। और थर्ड वाले में कैसे उसने इतने बड़े साम्राज्य में किस तरीके से शासक किया, कैसे उसने एडमिनिस्ट्रेशन किया। The third volume of the Akbarnama is known as Ain-e-Akbari, which means the Constitution of Akbar. The third volume है अकबरनामा, उसका नाम है Ain-e-Akbari, जो कि इस तरीके से माना जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रूल्स एज पर द अकबर। The administrative and military policies. Ain-e-Akbar tells us that under Akbar's rule, the empire was divided into provinces called subas. Each subas was governed by a subedar who took care of the political and military function. The subedar was supported by a diwan or financial official, bakshis or military paymasters, sardars or religious leaders, faujdars or military commanders, and kotwals or town police in the administration of the sabha. Akbar nobles had large armies and collected huge sum of revenues. Thus their loyalty to the empire was noteworthy. इसी दौरान ऐन अकबरी में बहुत सारी चीजों के बारे में जिक्र है। उसी में से एक सुबास एक टाइप का प्रोविंशियल वो रहता था जिसने कि अपने एम्पायर्स को डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस, जैसे कि अभी जैसे हमारे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है, सेम उस समय वो अपने प्रोविंसेस को डिफरेंट अपने जो इतने बड़े साम्राज्य को उसने डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंसेस में बांट दिया, जिसका जिस हर एक प्रोविंस का नाम होता था सुबास। उसमें जैसे लाइक अपन डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं, ठीक वैसे उस समय सुबास कहा जाता था। एक सुबह को वहां का सूबेदार कंट्रोल करता था, जो कि उसको पॉलिटिकली एज वेल एज मिलिट्री दोनों कंट्रोल करता था। ओके, इसके साथ साथ उसका एक फाइनेंशियल ऑफिसर रहता था। हो सकता है वो फौजदार हो सकता है वो मिलिट्री का पेमास्टर हो, सरदार हो, या कोई रिलीजियस लीडर हो, या मिलिट्री का कमांडर हो, कोतवाल हो, यानी जिसको कि हम टाउन पुलिस बोलते हैं, वो हो, जो कि उसके साथ मिलकर पॉलिटिकली और मिलिट्री का जो मिलिट्री कंट्रोल है उस एरिया का करेगा। जिसकी वजह से अकबर नोबल्स की वजह से इनको आर्मी बिल्डअप करने का भी ऑर्डर्स दे रखे, इसके साथ साथ टैक्स पे करते, जिसकी वजह से इनकी एम्पायर के प्रति जो लॉयल्टी थी वो काफी नेटवर्दी थी। ओके, नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे रिलीजियस पॉलिसी के बारे में कि अकबर की क्या रिलीजियस पॉलिसी थी। एंड अकबरी ऑल्सो टेल्स अबाउट अकबर्स व्यूज ऑन द रिलीजन। ही बिलीव दैट ऑल द रिलीजन प्रीच द सेम मैसेज। ही ग्रू प्लेइंग विद राजपूत प्रिंस एंड लेटर मैरिड द राजपूत प्रिंसेस। अकबर एंड अकबरी के हिसाब से अकबर के व्यूज ऐसे थे कि सारे रिलीजन्स एक जैसे ही मैसेज देते हैं, तो वो सारे रिलीजन्स को मानता है। जब वो छोटे में बड़ा जब बड़ा हो रहा था तो उस समय वो राजपूत के जो राजकुमार थे उनके साथ खेला कूदा, और लेटर जब बड़े हुए तो उन्होंने एक राजपूत प्रिंसेस से शादी भी की। ही ऑफन इन्वाइटेड रिलीजियस लीडर फॉर डिस्कशन इन द इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी। उसके साथ साथ वो डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स को भी डिफरेंट रिलीजन्स के उनको भी इबादत खाना में बुलाता था फॉर डिस्कशन। Inspired by this discussion in 1581, he came up with a new doctrine called Din Ilahi, which brings peace, tolerance and unity. और इन्हीं डिस्कशंस की वजह से 1581 में उन्होंने एक न्यू तरीके से डॉक्ट्राइन का नाम दिया जिसको कि दीन इलाही कहा जाता है, जो कि ये बताती है एक ऐसा धर्म जो कि सबको शांति, टॉलरेंस और यूनिटी और एक करके रखे। Though this doctrine Akbar put forward the idea of civil equal or peace for all, the primary aim of this idea was to achieve harmony within this empire. He was helped by Abu Fazl in framing a vision of governance around the idea of civil equal. The idea of civil equal or universal peace was followed by Jahangir and Shahjahan. Thus Akbar left behind a legacy of peace, tolerance and unity. और उसी अकबरनामा में एक और चीज है कि उन्होंने सुलह कुल, जिसका मतलब होता है कि पीस, यानी कि जहाँ जितना हो सके हम शांति बनाए रखे, यूनिवर्सल शांति बनाए रखे, और इसी चीज को उनके जो बेटे और जो पोते थे जहांगीर एज वेल एज शाहजहां, उन्होंने भी इस चीज को बढ़ाया। इस तरीके से हम ये देख सकते हैं एज पर द अकबरनामा कि अकबर ने उसमें ये सिखाया कि हम पीस, टॉलरेंस, यूनाइटेड रहकर हम रहें। ओके, नाउ जो लास्ट टॉपिक है, व्हाट हैपेंड टू द मुगल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी। 17th सेंचुरी आते आते मुगल एम्पायर में ऐसा क्या हुआ कि वहां से वो टुवर्ड्स डाउनवर्ड वो चले गए, मतलब डिक्लिनेशन स्टार्ट हो। The dawn of the 17th century saw powerful Mughal empire extending the territory of Mughal empire from Kandar in the west to Bengal in the east and from Kashmir in the north to Mysore in the south.
The efficient and the military and administrative system of the Mughals made their empire a great economic success. Foreign travelers like William Hawkins and Sir Thomas describe the Mughal Empire as the land of wealth. जब हम शुरुआत करते हैं 17th सेंचुरी की, तब उसमें हमने देखा कि मुगल एम्पायर कितनी वाइडली बहुत अच्छी तरीके से इंडिया में अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा था, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी मैसूर तक, यानी कश्मीर से मैसूर तक और खानदर से बंगाल तक उसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था मुगल एम्पायर ने। इस दौरान फॉरेन ट्रैवलर्स भी यहाँ पर आए, उन्होंने विजिट किया तो उन्होंने देखा मुगल एम्पायर को एज अ लैंड ऑफ वेल्थ, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पर बहुत पैसा अवेलेबल है। However, not all people in the empire were rich. Many people survived on mere resources. The glaring disparity between the rich and the poor came as a surprise to the foreigners. During Shah Jahan reign among 8,000 Mansabdars and only 445 had the highest ranking. The Mans section of 5.6% of the total number of Mansabdars received 61.5% total estimated revenue of the empire as salaries for themselves and their soldiers. Thus, this Mansabdar, along with the Mughal emperors, lived a life of luxury. They spent large amount of their salaries on buying luxurious goods from artisans and produced long peasants. पर अगर हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर भले ही बहुत सारे अदर फॉरेनर्स ने लिखा हो कि लैंड ऑफ वेल्थ है, बट लेकिन ऐसे बहुत सारे पीपल्स थे जो कि जो स्पेशली जो गरीब थे, उन्होंने काफी कुछ भुगता, लाइक जैसे फार्मर्स की बात करें तो उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करने से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और मानसबदर्स में से भी हम बात करें, अगर शाहजहां के टाइम की बात करें तो उस समय 8,000 मानसबदर्स थे, जिसमें से केवल 445 मानसबदर ऐसे थे जिनको कि अच्छी खासी रकम मिलती थी। बाकी जितने भी मानसबदर्स बचते हैं वो केवल 61% रिवेन्यू ही कलेक्ट कर पा रहे थे, खुद के लिए भी एज वेल एज अपनी सेना के लिए भी, जो कि बहुत ज्यादा कम है और काफी लोग उससे सफर कर रहे थे। Some merchants and bankers who profited from the system, as did artisans and peasants who supplied goods. However, the income of poorer artisans and peasants were just enough to meet their daily needs. जो कि बेचारे पुअर आर्टिशंस होते थे, पीजेंट्स होते थे, वो केवल अपने रोज का खर्चा ही उठा सकते थे, केवल इतना ही खर्चा उठा सकते थे। बाकी जो गरीब था बहुत ज्यादा परेशानी और गरीबी में था। Thus, though the reign of Aurangzeb lasted longer than any Mughal emperor, he was unable to prevent the decline of the Mughal empire. After his demise in 1707, none of his sons was competent enough to rule. अब जो हम मेन कारण पढ़ेंगे कि हालांकि औरंगजेब तक सब मुगल एम्पायर बहुत अच्छा फ्लरिश हुआ, बट लेकिन उसके बाद, उसकी डेथ के बाद उनका जो हेयर था, यानी कि उनके जो वारिस, ऐसे कोई भी नहीं बचे थे जो कि इतने बड़े साम्राज्य को संभाल सके। इसी वजह से इसी चीज का एडवांटेजेस दूसरे इन मानसबदर्स ने लिया। उन्होंने अपने लैंड्स एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया, इंडिविजुअली खुद को एज एन इंडिपेंडेंट किंगडम घोषित करना स्टार्ट कर दिया। ओके, तो इसी में टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन, सम सर्वेंट्स ऑफ द एम्पायर लाइक निजाम उल मुल्क आशफ जाह, द गवर्नर ऑफ द डेक्कन, उस समय जैसे मैंने बताया था आपको डिफरेंट प्रोविंसेस एंड स्टेट के हिसाब से बांट रखे थे। तो डेक्कन पोर्शन है ना, सदर्न पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे निजाम उल मुल्क आसफ जाह जो गवर्नर थे और सौदत खान बुरहान उल मुल्क गेन पावर एंड एस्टेब्लिश देयर ओन इंडिपेंडेंट किंगडम इन हैदराबाद एंड अवध। अवध में सौदत खान बुरहान उल मुल्क ने अवध में अपने टेरिटरी एक्वायर कर ली और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट राजा घोषित कर लिया। और उधर साउथ में निजाम उल मुल्क आसफ जाह ने डेक्कन में अपना राज्य कब्जा कर लिया। हालांकि ये सब अकबर के अपॉइंटेड मिनिस्टर्स ही थे, बट लेकिन जब देखा अकबर या फिर मुगल एम्पायर के अपॉइंटेड मिनिस्टर्स ही थे, पर लेकिन जब देखा कि औरंगजेब के जो आने वाले वंशज हैं वो इतने काबिल नहीं थे तो इतने बड़े एम्पायर को रूल कर सके, तो वो ये अलग हो गए और अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया और यहाँ से मुगल एम्पायर टूट गया और बिखर गया। ओके, although this king continued to acknowledge the emperor in Delhi as a chief, the provinces had independent political identities. Many capitalized on the weak leadership of the Mughal empire, leading to its decline in the eventual end in 1857. And finally, ये किंग भले ही सिर्फ नाम से मुगल एम्पायर जो लास्ट एम्पायर थे बहादुर शाह जफर, उनको भले ही बस रिपोर्ट करते थे, पर लेकिन वहां पर अपने राज्य में वो खुद ही इंडिपेंडेंटली फैसला लेते थे। 1857 में ब्रिटिशर्स ने आकर मुगल एम्पायर को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया और इस एम्पायर के मुगल एम्पायर के सबसे लास्ट रूलर जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 4 खत्म होता है कंप्लीटली। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।